Welcome to our channel 100% नॉलेज विद सक्सेस। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं यश हुसैनी बीएससी की फाइनल ईयर की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम हाइड्रोजन आबंध यानी हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये किस तरीके से बनता है। ठीक है, तो देखो, हाइड्रोजन बॉन्ड को समझाने से पहले मैं आपसे बात करता हूँ किसके बारे में, प्रबल विद्युत ऋणी तत्वों के बारे में। प्रबल विद्युत ऋणी तत्व यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है ना हमारे पास, वो एलिमेंट कौन से होते हैं। ठीक है, इसमें एक तो होता है हमारे पास क्या, एफ होता है ना, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व ओ होता है, एन होता है। ये क्या होते हैं, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तत्व होते हैं। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये हाइड्रोजन के साथ आबंध बनाए। किसके साथ? ये हाइड्रोजन के साथ क्या बनाए, आबंध बनाए या बॉन्ड बनाए। आबंध बनाते हैं या बॉन्ड बनाते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो ऐसे अणु के बारे में हम जानते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं हम किसकी, H2O अणु की। किसकी बात करते हैं? H2O। H2O में O क्या होता है हमारे पास, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है। प्रबल विद्युत ऋणी तत्व किसके साथ बॉन्ड बना रहा है? देखो, हाइड्रोजन के साथ बना रहा है। हम डिस्कस भी किसके बारे में करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, हाइड्रोजन आबंध के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अब देखो H2O कैसे बना, इसको और समझ लेते हैं। देखो, H2O में सबसे पहले हम हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर देखते हैं तो नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है, और फिर प्रथम हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है, परमाणु क्रमांक होता है, वो कितना होता है, 1। यानी कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। ये इलेक्ट्रॉन को शो कर दिया। फिर ऑक्सीजन की बात करते हैं। ऑक्सीजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। तो इसका स्ट्रक्चर देखें तो इसमें क्या होता है, हमारे पास न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है। प्रथम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ये पहले की क्लास में भी बताया था मैंने, 2 आ सकते हैं। अब बचे कितने, 6 बचे। तो दूसरी में हमारे पास कितने आते सकते हैं, 6। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब देखो होता क्या है हमारे पास, इसको ये जब H2O बनता है, अब देखो इसका जो बाह्यतम कोश है, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, और इसे अपना ऑक्टेट यानी अष्टक नियम आपने पढ़ा था, उसके अनुसार इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए पूर्ण करने के लिए, 2 स्थायित्व प्राप्त करने के लिए, स्टेबल के लिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जबकि हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है हाइड्रोजन के परमाणु को, ताकि इसका क्या हो जाए, डबलेट यानी कि बाह्यतम कोश पूर्ण हो जाए। इसके लिए कितने होते हैं, स्टेबिलिटी के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक तो है, एक और चाहिए। ठीक है, तो क्या होता है, H2O जब बनता है ना, तो इसमें बनता है कोवैलेंट बॉन्ड, यानी साझेदारी के कारण जो बॉन्ड बनता है हमारे पास, है ना। इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, शेयरिंग होती है। पहले भी बता चुका हूं मैं, कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, शेयरिंग के द्वारा बनता है, साझेदारी के द्वारा बनता है। तो देखो कैसे दर्शाते हैं, एक बार मैं आपको कोवैलेंट बॉन्ड बता देता हूँ। H2O जो बनता है ना, उसमें कौन सा बॉन्ड होता है, कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी आबंध होता है। बनाते हैं, देखो इसको हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के आधार पर समझा रहा हूँ मैं, है ना। देखो वो क्या होती है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में, ये देखो मैंने ये आपको परमाणु बना दिया, एटम बना दिया, और ये बनाया मैंने किसका, ऑक्सीजन का। अब देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6। बाह्यतम कोश में, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने 2 यहाँ दर्शा दिए, ये इलेक्ट्रॉन 2 यहाँ दर्शा दिए, 4, एक यहाँ दर्शा दिया, 5, एक यहाँ दर्शा दिया, कितना हो गया, 6। 1 2 3 4 5 6 हो गया।
जबकि इसको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए अष्टक का नियम क्या कहता है, स्टेबल कब होगा, स्थायित्व कब होगा, जब बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 8। कितने की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। और हाइड्रोजन का कब होगा पूरा, एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए ना। तो ऐसी स्थिति में हम H2O में O के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़ सकते हैं, 2। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसकी संयोजकता कितनी होती है, 2 इलेक्ट्रॉनों के साथ साझेदारी कर सकता है कौन, ऑक्सीजन का परमाणु। तो 2 कौन से होते हैं, ये हाइड्रोजन के होते हैं। तो देखो हमारे पास एक हाइड्रोजन का परमाणु होता है, ठीक है, ये किसका परमाणु है, हाइड्रोजन का। ये किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन के परमाणु से जुड़ जाएगा। ये भी कौन सा है, हाइड्रोजन का परमाणु है। अब क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन का एटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसे देगा। अब देखो ये जो है ना, ये है शेयरिंग वाला पार्ट। क्या है ये, शेयरिंग वाला पार्ट है। यानी कि हाइड्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया, तो ये शेयर कर लिया इन्हें। अभी हाइड्रोजन का भी इस पर है अधिकार है, और ऑक्सीजन भी इसको कह सकता है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन भी कह सकता है, चाहे वो शेयरिंग के हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के पास 2 तो बोल सकते हैं ना। ऐसे ही ये हाइड्रोजन है तो ये एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, मैंने क्रॉस से दर्शाया, और ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन ये दे दिया, ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट से दर्शाया। ये इनने क्या कर ली, शेयरिंग कर ली। शेयरिंग का मतलब होता है साझेदारी कर ली। अब दोनों उस पर अपना क्या दर्शा सकते हैं, अधिकार जमा सकते हैं कि ये मेरा है और ये मेरा है ना। अब देखो ऐसा करने पर क्या होगा, देखो ये जो बॉन्ड होता है ना, ये होता है कोवैलेंट बॉन्ड। देखो अब क्या होगा, देखो 1 2, अब ऑक्सीजन में 8 हुए नहीं हुए, 1 2, इसे भी अपना कहेगा 3 4 5 6 7 8, ऑक्सीजन का पूरा हो गया, 8 के 8 हो गए। हाइड्रोजन के पास एक था, 2 होने चाहिए, देखो एक तो इसका खुद का है और एक शेयर के द्वारा मिल गया, 2 हो गए। इस हाइड्रोजन के 2, तो ये बॉन्ड बन गया हमारे पास, ये जुड़ जाते हैं, इसे बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब आपने देखो इसको ऐसे भी दर्शाया होगा कि ऑक्सीजन जो है ना हमारे पास, ये एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, एक तो एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन। और ये सिंगल बॉन्ड का मतलब आप जानते ही होंगे, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि कितने कितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करी है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी की है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है हमारे पास, शेयर किया है। कितने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर किए हमारे पास, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करें। कॉन्सेप्ट क्लियर है यहाँ तक। अब देखो बात आती है हमारे पास क्या, कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आबंध होता है वो क्या होता है। तो देखो हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन है, ठीक है भाई, ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी बंध बना रहा है और ये भी हाइड्रोजन के साथ सहसंयोजी आबंध बन रहा है या नहीं बन रहा। अब देखो H2O, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ऑक्सीजन H2O, ये सहसंयोजी बंध है, यानी कि ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी, इस ऑक्सीजन ने इस हाइड्रोजन के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। तो अब वो क्या बन गया, ये देखो ये बन गया हमारे पास क्या, पेयर बन गया। क्या बन गया हमारे पास, पेयर बन गया, युग्म बन गया। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों का क्या बन गया, पेयर बन गया, युग्म बन गया। अब होगा क्या, इलेक्ट्रॉन जो होता है ना प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होता है, प्रबल विद्युत ऋणी तत्व होता है। तो अब ये क्या करेगा कि जो ये पेयर होता है ना, ये जो साझेदारी का पेयर होता है, वैसे तो हम कहेंगे ये बराबर दूरी पर होना चाहिए ना, ये जो साझेदारी का जो पेयर होता है ना, ये किसके निकट होता है हमारे पास, ऑक्सीजन के निकट होता है। किसके निकट होता है, साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है ना, वो विद्युत ऋणी तत्व के पास होता है। मान लो यहाँ होता है हमारे पास, ठीक है, पेयर युग्म जो एक एक साझेदारी देते हैं ना, वो थोड़ा सा नजदीक किसके पास होता है, ऑक्सीजन के पास होता है। ऐसा करने पर इस पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, ऋण आवेश आ जाता है, और हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से क्या आ जाता है, धन आवेश आ जाता है।
ऐसे ही इस पर भी इनमें होगा, तो यहाँ पेयर इसके पास होता है थोड़ा इधर खिसक जाता है, इसलिए इसके ऊपर आंशिक रूप से धन, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तभी तो है ये आकर्षित कर रहा है हमारे पास इलेक्ट्रॉन युग्म को। ठीक है, अब दूसरा हाइड्रोजन H2O वाला अणु देखो, एक H2 अणु वाला तो ये वाली क्रिया हो गई, दूसरे में देखो ऐसे दर्शा रहा हूं मैं, देखो दूसरा H2O का अणु H है, O है और H है। इस O ने इस हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी। ठीक है, तो ये पेयर बना या नहीं बना बताओ इलेक्ट्रॉनों का? हाँ बन गया, बिल्कुल बन गया सर। ये जो पेयर होता है ना, ये जो युग्म होता है वो किसके निकट होता है? इलेक्ट्रॉन का ऑक्सीजन के निकट होता है, यहाँ पर थोड़ा सा निकट होता है। ऐसे ये ऑक्सीजन या हाइड्रोजन पेयर जो होता है ना, वो थोड़ा सा किसके निकट होता है? ऑक्सीजन के निकट होता है। ठीक है, जिसके कारण अब इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, ये ऑक्सीजन के निकट होता है, तो आंशिक रूप से इस पर क्या आ जाएगा? ऋणावेश आ जाएगा। ठीक है, आंशिक रूप से क्या आ जाता है? ऋणावेश आ जाता है, तो इन पर क्या आ जाएगा? धनावेश, और इस पर भी क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, पार्शियली रूप से आंशिक रूप से आ जाता है। ठीक है सर, इतनी बात तो हमारे पास क्लियर हो गई। अब भाई हाइड्रोजन आबंध क्या होता है वो भी डिस्कस कर लें। ठीक है, वही तो बताते हैं। अब क्या होंगे कि ये जो अणु होते हैं ना, वो ध्रुवीय अणु की तरह व्यवहार करते हैं। एक प्लस होता है, एक क्या होता है? माइनस होता है। एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो उनमें द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव बन जाता है। ठीक है, अब देखो इसका जो नेगेटिव है ना और इसका पॉजिटिव है, एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित है या नहीं है? है, बिल्कुल है। इनके बीच में ये भी द्विध्रुव की तरह काम करता है, इनमें द्विध्रुव उत्पन्न हो जाता है दोनों में, इनके बीच में नेगेटिव और पॉजिटिव। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव आप जानते हो आकर्षण बल होता है, कौन सा होता है? आकर्षण का बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। आकर्षण का बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंध बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, ये माइनस और प्लस के बीच में जो दो अणुओं के बीच में आकर्षण हो रहा है ना, इसे ही हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आबंध। तो इसको लिख लेते हैं, देखो इसको कैसे लिखते हैं? जब हाइड्रोजन किसी प्रबल विद्युत ऋणी ठीक है तत्वों, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था, क्या F है, ठीक है, O है, ठीक है, F है, O है, या फिर हमारे पास क्या है? N है, से संयोग कर यानी जुड़कर संयोग कर क्या बनाता है? आबंध बनाता है, यानी जुड़ जाता है। तो एग्जाम्पल जैसे हमने क्या लिया? H2O लिया, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो फिर क्या होता है? तो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म जो होता है, देखो ये साझा कर लिया इनने, इनका जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, जैसे यह दोनों है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करी तो पास किसके होते हैं? ऑक्सीजन के। ठीक है, साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म किससे दूर होता है? देखो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन से दूर तथा विद्युत ऋणी क्या है? इसमें ऑक्सीजन है। विद्युत ऋणी क्या है? ऑक्सीजन है। चाहे आप यहाँ देख लो, विद्युत ऋणी तत्व क्या है? ऑक्सीजन है। विद्युत ऋणी तत्व के अधिक क्या रहता है? निकट रहता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होता है वो अधिक निकट रहता है, जिससे ऐसा होगा तो फिर क्या होगा? जिससे हाइड्रोजन से दूर चले गया ना यहाँ पे, जिससे हाइड्रोजन पर आंशिक रूप से क्या? धन आवेश, ठीक है, कुछ धनावेश मिल जाता है। आंशिक रूप से क्या? धनावेश, डेल्टा प्लस से व्यक्त करते हैं।
तथा विद्युत ऋणी तत्व पर यानी कि जो विद्युत ऋणी तत्व है उस पर क्या आ जाता है, आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाता है। तथा विद्युत ऋणी तत्व पर आंशिक ऋण आवेश नेगेटिव चार्ज बोलते हैं जिसे, आंशिक ऋण आवेश डेल्टा माइनस आ जाता है। ये आ गया, देखो ये दो अणु है, एक अणु इस पे भी आ गए और इस पे भी आ गए। ऐसे अणु किसकी भांति कार्य करते हैं, ऐसे अणु जिनमें ऐसा उत्पन्न हो जाता है, इसमें ऐसे अणु ध्रुवीय अणु की, पोलर की तरह ध्रुवीय अणु की क्या करते हैं, भांति कार्य करते हैं, यानी द्विध्रुव बन जाते हैं, कार्य करते हैं। ध्रुवीय अणु की तरह क्या करते हैं, कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। ठीक है, और इनके मध्य द्विध्रुव और इनके मध्य ये द्विध्रुव और ये द्विध्रुव, यानी कि इसका प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, तो एक का नेगेटिव दूसरे के बीच में क्या हो रहा है, आकर्षण। इनके मध्य क्या द्विध्रुव आकर्षण बल स्थापित हो जाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल स्थापित हो जाता है। ये एक द्विध्रुव हो गया भैया, ये दूसरा द्विध्रुव हो गया, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इनके बीच में क्या हो गया, आकर्षण हो गया, द्विध्रुव आकर्षण। इस आकर्षण बल को ठीक है क्या कहते हैं हम, हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं, हाइड्रोजन आबंध कहते हैं, यानी एक दूसरे से कुछ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो अब आपको हाइड्रोजन बंध जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से बनता है, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप कभी नहीं भूलोगे ना इसको, बस एक बार अच्छे से क्या करना है, समझना है ना। इसके बाद हम पढ़ते हैं, इसको नोट कर लेना ना, इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, क्रिस्टल संरचना के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ते हैं, क्रिस्टल संरचना के बारे में पढ़ते हैं। क्रिस्टल स्ट्रक्चर यानी कि क्या, क्रिस्टल संरचना, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, क्रिस्टल संरचना के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो सबसे पहले हम ठोस की बात करते हैं। ठोस जो होता है ना, सॉलिड जो होता है ना, उसमें कणों के मध्य की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो कैसी होती है, न्यूनतम होती है। ठीक है, जबकि लिक्विड की बात करें तो कणों के बीच की दूरी ज़्यादा होती है और गैस में तो बहुत ज़्यादा होती है। सॉलिड में क्या होती है हमारे पास, ठोसों में कणों के बीच में दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है, ये आपने पढ़ा होगा। ठीक है, दूसरी बात मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि ठोसों में हमारे पास कणों के मध्य प्रबल आबंध होता है। कैसे, यानी अणु के बीच में क्या होता है, प्रबल फोर्स लगता है हमारे पास, प्रबल बल लगता है। कैसे लगता है सर, जैसे ये मार्कर है, अगर मैं मार्कर का ये एक सिरा उठा दूं तो देखो इसके साथ इतना सारा भाग भी आ रहा है या नहीं आ रहा, क्योंकि ये कण आपस में बहुत प्रबल आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। एक कण को पकड़ा, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने पांचवे को, छठे ने, ऐसे बहुत सारे कणों को एक साथ उठा लाया है। जबकि अगर हम वाटर की बात करें, जल की बात करें, उसमें हमने ऐसे पकड़ा तो हमारे पास 2-3 बूंद थोड़ा सा ही पानी आएगा, बाकी सारा नीचे रह गया। क्यों, क्योंकि कुछ कणों के बीच में आकर्षण था तो वो तो थोड़ा सा पानी उठाया वो आ गए, बाकी के सारे नीचे पड़े रह गए। जबकि मार कर देखो कितने सारे कण हैं, एक को उठाया सारा आ गए, क्योंकि कणों के बीच की दूरी न्यूनतम है और इनके बीच में आकर्षण बल क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए ठोस में। तो देखो क्रिस्टल की संरचना तो हम पढ़ेंगे, क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं इसमें आपको बता देता हूँ किसके बारे में,
कि एक तो हमारे पास होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए, किसके बारे में, अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में, ठीक है। और दूसरा जो होता है हमारे पास वो होते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, ठीक है। किनको हम क्रिस्टल ठोस कहते हैं, किस सॉलिड कहते हैं, किनको हम नहीं कहते हैं, ठीक है। तो देखो कुछ सॉलिड होते हैं हमारे पास या कुछ ठोस होते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कांच है, ठीक है, प्लास्टिक है, कांच है, प्लास्टिक है, और भी हम बात कर सकते हैं जैसे रबड़ है। अब देखो ठोस जो होते हैं, क्रिस्टल जो होते हैं, वो किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु से बने होंगे, अणु से बने होंगे, आयन से बने होते हैं, है ना। तो ये जो होते हैं रबड़, कुछ ठोस आदि में, इनमें क्या होता है कि जो परमाणु, अणु या आयन, इनसे मिलकर बना होता है ठोस। आदि में परमाणु बोल दो, अणु होता है या फिर आयन होते हैं, ठीक है। परमाणु, अणु या आयन, इन्हीं से ठोस मिलकर बने होते हैं। परमाणु से मिलकर, अणु से मिलकर, है ना, एटम, है ना, आयन से मिलकर बने होते हैं। या आयनों की, ठीक है, इनकी क्या नहीं होती, कोई नियमित आकृति या व्यवस्था नहीं होती है। आयनों की नियमित यानी रेगुलर, नियमित क्या नहीं होती है हमारे पास, ज्योमिति आकृति नहीं होती। आप ऐसे भी बोल सकते हो, नियमित आकृति नहीं होती है, व्यवस्था नहीं होती है, नियमित व्यवस्था नहीं होती है। मिलके तो किससे बने होते हैं ये, वही परमाणु, अणु, आयन से, लेकिन इनमें कोई नियमित व्यवस्था नहीं होती है, कोई निश्चित ज्योमिति रूप नहीं पाया जाता है, कोई निश्चित ज्यामितीय रूप नहीं पाया जाता है, रूप नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऐसों को हम क्या बोलते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। ऐसे ठोस, ऐसे सॉलिड जो होते हैं ना, वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ऐसे ठोस जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। भाई अब ये तो क्लियर हो गया कि ये ठोस किससे मिलकर बने होते हैं, परमाणु, आयनों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है भाई। दर्शाते हैं भाई, देखो क्यों नहीं दर्शाएंगे, देखो कैसे दर्शाते हैं। देखो परमाणु आयनों से मिलकर बने होते हैं, ये देखो, ये परमाणु आयनों से मिलकर बने होते हैं, ये इसमें पता नहीं कौन सा परमाणु आयन जो होता है, उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती है। ये देखो अनियमित व्यवस्था होती है, कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। ये देखो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कोई नियमित व्यवस्था नहीं है, कोई नियमित ज्योमिति नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं होता है। ये देखो ये परमाणु दिखा रहे के, ये भी डॉट से भी ये हमने एटम्स दिखा रहे के, तो कोई कहाँ पर है, कोई कहाँ पर है, कोई नियमित व्यवस्था नहीं है। क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं, जैसे कुछ ठोस होते हैं, कुछ ठोस, जैसे हम बात कर देते हैं किसकी, NaCl का, KCl का, जैसे सोडियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है, इनमें क्या होता है, आदि में एक निश्चित ज्योमिति पाई जाती है, निश्चित ज्योमिति पाई जाती है, यानी इनका स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो एक निश्चित होता है। परमाणु या जो एटम होते हैं ना, वो एक निश्चित रूप से व्यवस्थित होते हैं, निश्चित ज्योमिति पाई जाती है। ये क्या कहलाते हैं हमारे पास, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, इन्हें बोलते हैं क्रिस्टलीय, क्रिस्टल बोलते हैं।
यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो अरेंजमेंट होता है एटम का, कोई भी ठोस किससे मिलकर बना होता है, एटम्स यानी परमाणु, ठीक है, अणु से मिलकर बना होता है, आयन से मिलकर बना होता है, इनसे मिलकर बना होता है। अब इनमें क्या होना चाहिए, हमारे पास निश्चित ज्योमिति, यानी इनकी जो व्यवस्था है ना वो निश्चित होनी चाहिए, अनियमित नहीं होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, हम ऐसे मान सकते हैं कि मान लो ये कोई ठोस है, सपोज कीजिए ये क्या है, ठोस है। अब देखो इसमें हम ये बताते हैं ये NaCl है, NaCl। अब सोडियम क्लोराइड, देखो निश्चित व्यवस्था होगी, जैसे ये वाला तो मैं मान लेता हूँ क्या है, Cl है, और ये जो मैं मानता हूँ वो क्या है, मान लो Na है ना। तो ये फिर इसके बाद मैंने ये दर्शा दिया, फिर मैंने ये दर्शा दिया, और फिर ये दर्शा दिया, ठीक है सर जी। फिर मैंने ये दर्शा दिया, फिर मैंने ये शो कर दिया, फिर मैंने ये शो कर दिया। अब मैंने ये ये बताओ एक निश्चित व्यवस्था है या नहीं है, ये और ये और ये। इसमें तो कोई कहाँ था समझ में ही नहीं आ रहा था ना। इसमें क्या हो रहा है, देखो पहले Cl फिर NaCl, ये फिर Cl NaCl, यानी कि एक छोड़ के एक निश्चित व्यवस्था है या नहीं है, इसमें है। इसको मैंने बताया है Na और इसको Cl, देखो पैटर्न लग रहा है नहीं लग रहा, पहले ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला, ऐसे ऊपर ये वाला फिर ये वाला फिर ये वाला और फिर ये वाला, ऐसे ही फिर ये है तो फिर ये वाला फिर दूसरा फिर ये ऐसा, अगर ये वाला तो एक निश्चित पैटर्न हो गया, इसकी ज्योमेट्री क्या हो गई, इसकी बनावट क्या हो गई, निश्चित हो गई। ऐसे को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस हो गए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में जो हम पढ़ेंगे ना वो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्रिस्टल किसे कहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। आज की क्लास में इसको अच्छे से पढ़ लेना आप, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।